हेलो बच्चों, स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी पद्य की पाठ्य वस्तु लेकर आए हैं। इसमें आपको इसके पाठ्य वस्तु के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पूरा पाठ्यक्रम क्या है काव्य के लिए। तो पहले आपको जो है हिंदी काव्य का जो साहित्य है, काव्य साहित्य के विकास के बारे में पढ़ेंगे। काव्य साहित्य का विकास कब से शुरू हुआ और किस क्रम में रहा, उन सभी बातों का, तथ्यों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि कुल कितने पाठ संकलित हैं कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के लिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए। तो यहाँ जो है कुल आप देख सकते हैं कुल 13 पाठ संकलित हैं पूरे। और इन 13 पाठ के क्रम क्या हैं, कौन कौन से पाठ हैं, कहाँ से लिए गए हैं, उनके रचनाकार कौन हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। क्रमवार लिखा गया है। देखिए यहाँ है पहला, जो कि सूरसागर महाग्रंथ से लिया गया है पद, जिसे सूरदास के पद कहते हैं। यानी इन पदों के रचनाकार भी सूरदास ही हैं। तो सूरदास की रचना, सूरसागर का थोड़ा सा पद जो दिया गया है वो पद के रूप में पढ़ना है। दूसरी रचना है धनुष भंग। ये देखिए धनुष भंग और वन पत्थर, दो शीर्षक पढ़ने हैं आपको और दोनों के रचनाकार तुलसीदास हैं। तो आप देखते हैं कि जो धनुष भंग है ये राम और सीता के स्वयंवर के प्रसंग में आते हैं। और दूसरा जो वन पत्थर है ये कवितावली से लिया गया है। तो जो धनुष भंग है ये रामचरितमानस के बालकांड से है, जबकि जो वन पत्थर है ये कवितावली रचना के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। तीसरा पाठ जो आपको पढ़ना है वो सवैये और कवित्त, दो शीर्षकों में है। तो सवैये और कवित्त दोनों ही जो एक बड़े प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं, कृष्ण भक्तों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें रसखान कहा जाता है, उनकी रचना है। और ये रचनाएं इनकी रसखान ग्रंथावली से ली गई हैं। इनकी रचनाएं रसखान ग्रंथावली से ली गई हैं। तो ये रचनाएं आपको पढ़नी है। इसके बाद आगे है बिहारी जी की रचना, कलवर बिहारी जिन्हें कहते हैं। उनकी रचना जो है बिहारी सतसई से संकलित है। और ये चूंकि सभी दोहे में लिखे गए हैं तो दोहा यहाँ भी दिया गया है, दोहे में ही रचनाएं हैं। और ये जो है बिहारी जी की भक्ति और नीति दोनों के बारे में, कि उनकी भक्ति का भाव दिया गया है और नीति के बारे में बातें बताई गई हैं। तो दोहे के रूप में संकलित है, बिहारी जी की रचना है। पांचवा पाठ है स्वदेश प्रेम। देखिए स्वदेश प्रेम नाम से स्पष्ट है कि अपने देश से प्रेम, चाहे कोई कहीं भी रहता है, चाहे कितनी भी परेशानियों में क्यों न बीते, लेकिन वह अपने देश से प्रेम करता ही है। और इसका जो शीर्षक लिया गया है स्वदेश प्रेम, यह रचना स्वप्न से लिया गया है और जिसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो ये पांचवें पाठ में संकलन था। छठे पाठ के रूप में है भारत माता का मंदिर। देखिए भारत माता का मंदिर, और इसको लिखा है मैथिली फणगुप्त ने। तो ये भारत माता मंदिर के आधार पर लिखी रचना है, जो कि गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। फिर है सातवां हिमालय से, शीर्षक है ये हिमालय से। और दूसरा है वर्षा सुंदरी के प्रति। तो जो हिमालय से शीर्षक है ये लिया गया है सांध्य गीत से। हिमालय से जो शीर्षक है ये लिया गया है सांध्य गीत से,
जबकि वर्षा सुंदरी के प्रति जो शीर्षक है ये नीरजा रचना से लिया गया है, और दोनों ही ग्रंथों के रचनाकार जो है महादेवी वर्मा है। दोनों की ही रचयिता महादेवी वर्मा है। तो यहाँ ये दो शीर्षक हैं एक साथ। आगे फिर से दो शीर्षक मिलता है 8वें पाठ के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत की रचना जिन्हें कही जाती है। शीर्षक है चींटी। शीर्षक इसका है चींटी। और दूसरा शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। ये देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार। तो जो चींटी शीर्षक है यह लिया गया है युगवाणी से। चींटी शीर्षक युगवाणी से, जबकि चंद्रलोक में प्रथम बार यह शीर्षक लिया गया है रीता से। दोनों ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षा में आपको किसी गद्यांश की, किसी पद्यांश की व्याख्या करनी होती है, उसका भावार्थ लिखना होता है, तो प्रसंग, संदर्भ सबको व्यवस्थित रूप में लिखने के लिए आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शीर्षक है, किस रचना से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है। तो यह सबसे अच्छे प्रकार का संदर्भ माना जाता है। इस नाते इन सब की जानकारी आपको इस बार मिल पा रही है। फिर 9वें पाठ के रूप में है पुष्प की अभिलाषा। देखिए यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये दो शीर्षक लिए गए। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा, हर किसी की अभिलाषा होती है, कुछ अपने साथ नया होने की, नया करने की, या अपनी एक अभिलाषाओं के लिए व्यक्ति इस तरह से परेशान रहता है। इसी भावना को यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त किया गया है। और दूसरा शीर्षक है जवानी। जवानी शीर्षक जो है यह हिम किरीटनी से लिया गया है, और हिम किरीटनी रचना जो है माखन लाल चतुर्वेदी की है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना हिम किरीटनी है, जिससे शीर्षक लिया गया है यहाँ पर जवानी। 10वें पाठ के रूप में है झांसी की रानी की समाधि पर। देखिए यहाँ पर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वो छत्राड़ी, वो वीरांगना जो भारत में पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी की झलक दिखाई, और उसी की बदौलत आगे चलकर लगभग 90 वर्षों के बाद भारत स्वाधीन हुआ। तो उसी झांसी की रानी के मरणोपरांत बनी हुई उसकी समाधि पर जो लेख प्रस्तुत किया है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानती थी। उन्हीं के जीवन को आधार बना करके उन्हीं के पद चिन्हों को अपनाती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये रचना लिखा है झांसी की रानी की समाधि पर। 11वां पाठ है भाषा एक अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है। देखिए यहाँ पर भाषा एकमात्र अनंत है। और युवा जंगल, तो ये दोनों स्वतंत्र रचनाएं हैं, किसी अन्य शीर्षक से नहीं है, बल्कि इसका शीर्षक अपने आप में निश्चित है कि यही है, और इसको लिखा है अशोक वाजपेयी ने। तो अशोक वाजपेयी की रचना होगी भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल। ये दो रचनाएं इनकी एक साथ दी गई हैं दो शीर्षक के नाम से। 12वां पाठ है श्याम नारायण पांडे, जो कि महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन ग्रंथ को, जीवन गाथा को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया है, और उस ग्रंथ का नाम है हल्दी घाटी। इस हल्दी घाटी शीर्षक को भी हल्दी घाटी रचना से ही लिया गया है, वही शीर्षक भी दे दिया गया है, और बहुत ही जो है सुंदर रचना है, जिसमें वीर रस को भरपूर स्थान दिया गया है। तो ये रचना है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे की रचना है। और अंतिम पाठ के रूप में है नदी। यह नदी शीर्षक
किस तरह से प्रवाहित होने वाली है, कहाँ कहाँ तक चली जाती है, जिस तरह से मानव जीवन किन किन परिस्थितियों में किन किन विसंगतियों से होती हुई किन किन प्रसन्नताओं को प्राप्त करती हुई जीवन को पूरा करती है, इसी भांति नदी भी जो है गतिमान होकर के किस तरह कहाँ कहाँ से गुजरती हुई जाती है, दोनों ही का किस तरह से समावेश किया है केदारनाथ सिंह ने। तो ये रचना जो है मानव के मनुष्य के उन्नति को दर्शाता है। तो ये 13 पाठों का संकलन एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी पद्यांशों की व्याख्या के अंतर्गत उनके संदर्भ लिखने में, प्रसंग लिखने में बहुत ही सुगमता प्रदान करेगा आपको। यहाँ अंतिम एक जो पाठ्य वस्तु है, जिसे हम काव्य सौंदर्य के तत्व के रूप में जानते हैं, और ये काव्य सौंदर्य के तत्व इनके बिना काव्य ही अधूरा रहता है। तो उन सुंदरता उन सौंदर्य के लिए जो है यहाँ पर 3 तत्व दिए गए हैं, रस, छंद और अलंकार। इन तीनों तत्वों को विस्तृत पढ़ना है आपको उदाहरण लक्षण के साथ, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में किसी भी पद्य के इस प्रकार के प्रश्न आने पर, जो कि काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आते हैं, आपका बेहतर उत्तर हो सके और आप उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकें, ताकि आपके परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छे आएँ। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा संपूर्ण पद्य की पाठ्य वस्तु को। शेष अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।